हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी पर। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग अपनी जो न्यू एनसीईआरटी है क्लास 6 की, उसकी 6 चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 7 चैप्टर ताप एवं उसका मापन, इसे स्टडी करेंगे। ये भी काफ़ी अच्छा जो है चैप्टर है। इसमें हम बहुत सारी जो तापमापी जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनके बारे में, उनके मापन के बारे में, उनका कैसे कहाँ किस जगह इम्पोर्टेंट रोल है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। एक यहाँ पे कोट है, देखिए ज़रा। गलत मापन करने से अच्छा है कोई मापन ही ना किया जाए। ठीक है। ये अन्ना मणि एक साइंटिस्ट हैं, जिनका जो है भारतीय इसमें मूल में मतलब बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहा है। अभी आगे में इनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये उन्हीं का ही कोट है कि गलत मापन से अच्छा है मापन ही ना किया जाए। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ताप के बारे में जान लेते हैं कि ताप क्या होता है। किसी पिंड की गर्माहट या उसकी ठंडक का विश्वसनीय माप उस पिंड की ताप, उस पिंड का क्या है, ताप है। ठीक है। गर्म गर्म होना या ठंडा होना, इसका जो विश्वसनीय माप होती है ये इसकी ताप कहलाती है। दो पिंडों के मध्य ताप अंतर हमें ये बताता है कि एक पिंड दूसरे पिंड की तुलना में कितना गर्म है। वह उपकरण जो ताप मापता है उसे हम तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग एक ठंडे और गर्म में तुलना करके हम ये बता सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। और ये जिस चीज़ से हम नाप रहे हैं, ठीक है, उस मापी या उस यंत्र को हम तापमापी या थर्मामीटर बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, ताप मापने के लिए आपने संभवतः दो प्रकार के तापमापियों का प्रयोग किया होगा। जैसे एक होता है ज्वर मापी, जिसे डॉक्टरी थर्मामीटर बोलते हैं, और एक होता है प्रयोगशाला तापमापी। डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है ये मानव शरीर का ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि जो प्रयोगशाला तापमापी है ये कई अन्य उद्देश्यों के लिए भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग ने दो तरीके के जो तापमापी हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। एक है डॉक्टरी थर्मामीटर और एक है प्रयोगशाली तापमापी। ठीक है। प्रयोगशाला तापमापी। तो यहाँ पे तापमापन के लिए जो सबसे पहला है डॉक्टरी थर्मामीटर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो होता है इसे ज्वर मापी भी बोला जाता है, डॉक्टरी थर्मामीटर को। ऐसे थर्मामीटर ताप को अंकीय रूप में, अंक के फॉर्म में दर्शाते हैं। ये तापमापी अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर या डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहलाते हैं। ये बैटरी चालित होते हैं, मतलब बैटरी या सेल वगैरह से चलते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर के संपर्क में रखने पर ये तापमापी शरीर का ताप मापते हैं। ठीक है। ये इस तरीके का होगा। ये डिजिटल वाला है, ये वाला जो थर्मामीटर है ये डिजिटल वाला है, जो आजकल अब ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। और ये इसका जो मेन ये वाला पोर्शन है, आगे वाला टिप वाला पोर्शन, इसी का ही मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब जिस भी जगह पे हमें टेम्परेचर मेजर करना है, चाहे मुंह में, जीभ के नीचे करना हो या साइड में बगलों में करना हो, तो बस मेन यही टच होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला जो मापक्रम होता है वो सेल्सियस स्केल होता है। अभी जो हम लोग ने डिजिटल वाला देखा उसमें सेल्सियस स्केल ही यूज़ होती है। इस तापक्रम पर ताप का जो मात्रक होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे हम इस तरीके से, ये जो अंक है डिग्री और सी, ठीक है, कैपिटल सी, ये इससे दर्शाते हैं। ठीक। अब देखिए, शुरू में पहले क्या होता था, प्रारंभ में शरीर का ताप मापने के लिए जो तापमापी यूज़ होता था वो मरकरी थर्मामीटर होता था। इसका प्रयोग पहले सबसे ज़्यादा किया जाता था, लेकिन आप जानते हैं मरकरी या पारा जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा विषैला पदार्थ होता है। तो कहीं, क्योंकि शीशे की बॉटल में ये पूरा रहता था, तो दुर्घटनावश अगर ये कभी भी टूट जाए तो इसका व्यवस्थित रूप से निपटान बहुत मुश्किल होता था, बहुत ज़्यादा कठिन होता था। तो इसलिए धीरे धीरे ये जो मरकरी वाला जो थर्मामीटर था इसकी जगह डिजिटल वाले ने ले ली है। ठीक है। अंकीय तापमापी में इस प्रकार का कोई जोखिम नहीं है और इसके प्रदर्श में संख्या पढ़ना भी सरल होता है। इसलिए पारे वाले थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं। डिजिटल थर्मामीटर में ताप का निर्धारण ऊष्मा संवेदकों के द्वारा किया जाता है। मतलब जो जो आपकी बॉडी की जो गर्म जगह है वहाँ पे हम ये जो डिजिटल थर्मामीटर है इनका यूज़ करके हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, कोविड-19 के समय ये वाली जो मतलब कोविड-19 महामारी जब आई थी, तो इस समय में क्या हुआ था, एक विशेष तरीके का जो तापमापी था उसका यूज़ किया गया था। और मतलब ये मेनली किया था कि व्यक्ति के शरीर के संपर्क में आने से पहले ही, मतलब संपर्क में अगर आ गया है तो बस वो बॉडी टेम्परेचर बता देता था। तो वे संपर्क रहित तापमापी हैं। ठीक है। मतलब दूर से ही ये जो है इनका मेजरमेंट किया जा सकता था। इस तरीके के तापमापी को हम अवरक्त तापमापी कहते हैं।
इस प्रकार के तापमापी किसी व्यक्ति के शरीर को संपर्क किए, टच किए बिना ही उसके शरीर का ताप माप सकते हैं और संक्रमण का खतरा कम रहता है। कोविड-19 में संक्रमण का ही सबसे ज़्यादा खतरा था। तो इस वजह से ये जो मतलब तापमापी हैं, इनका यूज़ किया गया कि ये बॉडी के टच में आने से पहले ही, मतलब थोड़ी दूर से ही ये बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकें। ठीक है। अच्छा, अभी जो हम लोग ने देखा जो डिजिटल थर्मामीटर था, डॉक्टरी थर्मामीटर, तो उसके बारे में हमने बता दिया। आगे का जो मेन जो है भाग था टिप वाला थर्मामीटर का, उसी को ही आप जीभ के नीचे रख सकते हैं या साइड में जो है हाथों बगल में भी रख कर के मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके के कुछ पोर्शन है जहाँ पे, और फिर इसको जब यूज़ करें तो साबुन से इसके टिप को अच्छे से धो लें। ठीक है। और फिर उसके बाद यूज़ करने के बाद भी उसे धो करके रखें इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे इस थर्मामीटर को यूज़ करने के लिए जो सावधानियाँ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले है, तापमापी का उपयोग उसकी दिशा निर्देश पुस्तिका पढ़ने के बाद करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप खरीदने जाएंगे उसमें एक जो है पेपर मिलता है जिसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया रहता है। ठीक है। उसे पढ़ करके फिर इसका यूज़ करें। दूसरा यहाँ पे है, तापमापी का अग्रभाग जो आगे वाला टिप वाला भाग है, उपयोग करने से पूर्व पश्चात, पहले भी और बाद में भी साबुन और जल से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। फिर है, तापमापी धोते समय ये ध्यान रखना है कि जो अंक दर्शाने वाला हिस्सा होता है उस पर जल ना पड़े। ठीक है। फिर देखना है, तापमापी को उसके अग्रभाग से नहीं पकड़ना चाहिए, वो टिप वाला जो पोर्शन है उससे नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है। ये कुछ सावधानियां हैं जिससे आप लंबे समय तक के जो है थर्मामीटर का आसानी से और अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, स्वस्थ मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि ये एक औसत माना गया है, क्योंकि बच्चों का, बूढ़ों का बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल इंसान का भी दिन भर में बदलता रहता है, थोड़ा बहुत बदलता रहता है। तो ये एक तरीके का औसत कह सकते हैं इसे। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का जो ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता हर व्यक्ति का, क्योंकि वास्तव में सामान्यतः ताप स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का ये औसत ताप है। ये वाला जो ताप है ये औसत ताप है। ठीक है। इसलिए किसी पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। किसी व्यक्ति के शरीर का जो तापमान है वो कई कारकों पर निर्भर करता है। टेम्परेचर का बढ़ना घटना कई जो है रीज़न होते हैं। एक तो एज का, फिर दिन का जो समय है, गतिविधियों का स्तर। दिन में मान लीजिए गर्मी ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्मी अगर कम है तो टेम्परेचर कम भी हो सकता है। तो इस तरीके से मतलब टेम्परेचर को हम देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, मानव शरीर का जो ताप है सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा सकता। ये कुछ यहाँ पे जो टेम्परेचर से रिलेटेड पॉइंट हैं, ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। तो क्या है, मानव शरीर का जो ताप है वो सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पे एक स्टूडेंट है, वो देखिए क्या पूछ रही है। मैंने अपने एक मित्र को ऐसे अंकीय तापमापी का उपयोग करते हुए देखा जो ताप भिन्न मापक्रम पर पड़ता है। ये स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्शाता है। अभी हम लोग ने डिग्री सेल्सियस की बात करी है। अभी आगे हम लोग और भी जो मेजर पॉइंट है, ठीक है, कई सारी स्केल्स पर किस तरीके से मेजरमेंट होता है तो उनको भी हम देखेंगे। तो उसी की बात यहाँ पे करी गई है। जैसे छोटे बच्चों और वृद्धों के शरीर का ताप मापने के लिए अंकीय तापमापी काँख के यानी बाह के नीचे वाली जो जगहें होती हैं वहाँ पर भी, क्योंकि छोटे बच्चे मुंह में तो डालने नहीं देंगे। ठीक है। तो वहाँ रख कर के भी मापा जा सकता है। इस प्रकार मापा गया जो ताप शरीर के वास्तविक ताप से 0.5 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जितना नॉर्मली आप जीभ के नीचे या मुंह में रख करके या टेम्परेचर एग्जैक्टली माप सकते हैं, साइड में रख करके वो 0.5 या 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ताप का अन्य मापक्रम स्केल जो होता है एक है फ़ारेनहाइट स्केल। इस स्केल पर ताप का मात्रक जो होगा वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसे इस तरीके से दर्शाया जाता है। सेल्सियस स्केल पर मापा गया जो ताप है वो 37.0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 फ़ारेनहाइट के तुल्य है। यानी सेल्सियस स्केल पर 37.0 डिग्री सेल्सियस जो है वो फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर है। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए, अधिकतर वैज्ञानिक अध्ययनों में फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक कार्य के लिए ताप का एक अन्य स्केल भी उपयोग में लाया गया जिसे केल्विन स्केल कहा गया, और इस स्केल का जो ताप का मात्रक था वो केल्विन था, जिसे के से दर्शाया गया। ठीक है। और ताप का जो एसआई मात्रक भी केल्विन होता है। नॉर्मली टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक यूज़ किया गया है वो केल्विन यूज़ किया गया है। ठीक है।
अच्छा, तो ये जो है कुछ स्केल थी डिग्री फ़ारेनहाइट का, और जो है मतलब सेल्सियस वाला पहले हम लोगों ने देख लिया, फ़ारेनहाइट वाला भी देखा, और अब केल्विन वाला देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए तीनों ही तापक्रमों के जो नाम हैं वो इन जिन वैज्ञानिकों ने इन तापक्रम की खोज करी थी, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, उन्हीं के ही नाम पर इनके नाम जो है रख दिए गए हैं, ठीक है। और ये जो तापक्रम हैं उनको ये जो नाम दिया गया है वो वैज्ञानिकों के सम्मान के लिए, सम्मान में दिए गए हैं ये। अच्छा, अभी तक हम लोग ने ये देखा कि जो डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, उसे फ़ारेनहाइट में, मतलब फ़ारेनहाइट में इक्वल अगर हमें बताना है तो 37.0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। सिमिलरली यहाँ पे ये बोला गया हम सेल्सियस स्केल पर का जो ताप है वो केल्विन स्केल में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टेम्परेचर अगर सेल्सियस स्केल में दिया गया उसे अगर हमें केल्विन में परिवर्तित करना है तो केल्विन स्केल का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसे निकालने के लिए सेल्सियस स्केल का जो भी टेम्परेचर दिया गया है उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे, और प्लस कर देंगे हम उसमें 273.15। ये प्लस करेंगे, हमारा जो वैल्यू है वो केल्विन वाली आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से हम जो है परिवर्तन वाला भी काम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये बताया गया है, अभी हम लोग ने तीनों जो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन तीनों को देखा। तीनों जो ताप मापक्रम थे, ठीक है, इनके जो मात्रक थे वो डिग्री सेल्सियस सेल्सियस का है, फ़ारेनहाइट का ये है, केल्विन का ये। आपने देखा डिग्री और फ़ारेनहाइट में, ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में डिग्री के जो सिंबल है वो दिए गए, लेकिन केल्विन में ये सिंबल यूज़ नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें है तापमापी के आविष्कार से पूर्व ज्वर का जो ताप है वो कैसे मापा जाता था। अब जो ये सब तो बाद में आया है, ठीक है, पहले कैसे पुराने समय में जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है। ज्वर किसी व्यक्ति की जो नाड़ी दर होती है, पल्स जो होती हैं, इनको प्रभावित करता है, ठीक है। और भारत में इसका ज्ञान प्राचीन समय में भी था। यद्यपि ज्वर के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थितियों में भी मानव की जो नाड़ी दर होती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जब फीवर हो तभी जो पल्स रेट जो होती है वो बढ़ जाती है। फीवर ना होने पर भी कई ऐसे रीज़न होते हैं जिसमें पल्स रेट बढ़ सकती है, प्रभावित हो सकती है, ठीक है। अतः केवल नाड़ी दर के आधार पर हम ज्वर का जो निश्चय है वो नहीं कर सकते कि फीवर है कि नहीं है। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल या बर्फ़ का ताप मापने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो आंसर ये है नहीं, उबलते जल और बर्फ़ का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर है, ठीक है। अभी हम लोग ने डॉक्टरी थर्मामीटर में सेल्सियस का अगर देखा तो 37 पॉइंट, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस उस पर देखा, फ़ारेनहाइट में अलग मेजरमेंट देखा, ठीक है। लेकिन जो उबलते पानी और जल, इनका माइनस में या फिर एकदम 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग थर्मामीटर है जिसका यहाँ पे देखिए ये यूज़ हुआ है, जिसको हम प्रयोगशाला तापमापी बोलते हैं। ये कैसा दिखाई देता है इस पिक्चर में भी देखेंगे, ये एक कांच की बंद मुंह वाली लंबी सकरी, और ये लंबा होता है अच्छा खासा, एक समान व्यास वाली नली होती है। इस नली के एक सिरे पर बल्ब होता है जिसमें द्रव भरा होता है, जैसे ये वाला, ठीक है। और बाहर से देखने पर नली में बल्ब के ऊपर द्रव का एक संकीर्ण स्तंभ देखा जा सकता है। ये एकदम पतला सा रेड लाइन पूरी दिख रही है, ये है द्रव का एक संकीर्ण स्तंभ, ठीक है। नली के साथ साथ सेल्सियस स्केल अंकित होता है। इसके साथ साथ हम लोग आगे जब जाएंगे तो सेल्सियस स्केल भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ताप में परिवर्तन के साथ द्रव स्तंभ नली में बढ़ता या घटता है। सेल्सियस स्केल का वह चिन्ह जिससे द्रव स्तंभ का शीर्ष स्तर मेल खाता है ताप का पाठ्यांक होता है, ठीक है। यहाँ ये बताया गया है कि ताप में परिवर्तन के साथ द्रव स्तंभ नली में बढ़ता या घटता जाता है। ये जो अभी एक बार आप पूरी पिक्चर देख लीजिए, ये यहाँ पे जो दिखाया गया है रेड लाइन पूरी ऊपर तक की दिखाई गई है, मतलब एक एक पाइप है बहुत पतला सा, ठीक है। नीचे रेड कलर का जो है ये पॉइंट बल्ब दिखाया गया है। तो ये इस पाइप में रेड कलर का जो लिक्विड है ये ऊपर नीचे जहाँ जहाँ पर जाएगा उसी के आधार पर ही यहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो यही है कि जैसा टेम्परेचर होगा जिस भी द्रव में इसको जो है तापमापी को डुबाया गया है, तो उस आधार पर ये लिक्विड है ये ऊपर बढ़ता जाएगा, फिर मेजरमेंट उसका किया जा सकता है, ठीक है।
इसके बाद देखिए, प्रयोगशाला तापमापी में प्रयुक्त द्रव सामान्यतः अल्कोहल देखने की सुविधा के लिए, अल्कोहल का पहले तो इसमें यूज़ होता है, दूसरा देखने की सुविधा के लिए इसमें लाल रंग मिला दिया जाता है, ठीक है, ताकि जब ये ऊपर नीचे अपना जब मतलब कि ये ऊपर नीचे जब चढ़ने का इसकी कंडीशन होती है, ठीक है, तो उस आधार पर हम मेजरमेंट ईजिली ले सकते हैं। इसके अलावा पारा या मरकरी का भी यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, इसमें भी पारा या मरकरी का यूज़ होता है। अब नॉर्मली जो प्रयोगशाला मापी है इसका जब हम लोग यूज़ करेंगे, पहले तो यहाँ पे देख लीजिए इसकी जो टेम्परेचर स्केल है, परिसर होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये टेम्परेचर बर्फ़ का भी ये जो है मेजरमेंट कर सकता है और उबलते हुए पानी का भी कर सकता है, इसलिए -10 से 110 होता है। ये जो तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है, इसका यूज़ करते समय में जो सावधानी है वो हमें क्या करनी चाहिए, इसका सावधानी से उपयोग करें। यदि ये किसी कठोर वस्तु से टकराएगा तो टूट जाएगा, और बल्ब से पकड़कर इसे ना उठाएं। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई। अब हमें सबसे पहले देखिए, अच्छा, इसका एक मेजरमेंट यहाँ पे जो है मैथमेटिकली प्रोसेस के थ्रू दिखाया गया है कि कैसे हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसका जो मिनिमम जो इसकी रेंज होती है उसको हम कैसे माप सकते हैं। ये बहुत ही पास से पिक्चर ली गई है। तो इसमें देखिए, तापमापी के लिए 0 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस, या तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस, या फिर 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों ही भागों में अगर हम देखेंगे तो तापांतर हमें कितना मिल रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस का, चाहे 0 से 10 या 10 से 20 में। साथ ही इन दोनों चिन्हों के मध्य 10 भाग हैं। अगर आप 0 से 10 के बीच में देखेंगे तो 10 लाइनें हमें देखने को मिलेंगी। तो कह सकते हैं कि अगर एक छोटे भाग, ये 10 भाग है ना, तो एक छोटे भाग का अगर हमें मान निकालना है तो 10 डिग्री सेल्सियस में से 10 भाग है ना, तो 10 से अगर हम इसको भाग दे देंगे तो हमारा जो है टेम्परेचर आ जाएगा एक भाग का, वो आ जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। तो यही जो है इसका तात्पर्य यही हुआ कि तापमापी द्वारा पढ़े जा सकने वाला जो अल्पतम तापमान है, ठीक है, प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा, वो 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापने की सही विधि क्या हो सकती है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब तापमापी जल से भरे हुए जो बीकर है उसमें डुबोया जाए तो इसका बल्ब बीकर की जो तली या दीवार है उन्हें स्पर्श न करें। दूसरी, जैसे पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया है, दूसरी बात यहाँ पे ये बोली गई है कि तापमापी को ऊर्ध्वाधर एकदम सीधा सीधा रखना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए। फिर है, जब तापमापी का बल्ब पूरी तरीके से जल में डूबा हो तो ताप तभी पढ़ा जाना चाहिए, पूरी तरीके से जब ये डूबा हो तभी इसको जो है ताप इसका मेजर करना चाहिए। तापमापी पढ़ते समय आँख की स्थिति पढ़े जाने वाले जो द्रव स्तंभ के स्तर की सीध में होनी चाहिए, जहाँ तक कि इसका स्तर चढ़ रहा है उसकी सीध में, ठीक है, आँख की स्थिति होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया कि किस तरीके से हमें प्रयोगशाला तापमापी का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि जो प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जो पाठ्यांक मतलब जब लिया जाएगा प्रयोगशाला तापमापी में ताप का पाठ्यांक, तो ये नोट करने के लिए मतलब इसे जब हम नोट करेंगे तो वो ये तापमापी जो है वो जल में पूरी तरीके से डूबा होना चाहिए, ये यहाँ पे मेनली कंडीशन दी गई है, ठीक है। अगर ज़रा भी ऊपर नीचे या कुछ भी होता है तो इसमें जो है मेजरमेंट हमारा जो होगा वो डिस्टर्ब हो सकता है। एक चीज़ और यहाँ पे बताई गई है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए, ये जो प्रयोगशाला तापमापी है उसका 2 जगह पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक बर्फ़ के टुकड़े में इसे डुबोया गया है और एक उबलते पानी में इसको डाला गया है, ठीक है। इसे ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ समय पश्चात जब हम ये देखेंगे कि बर्फ़ और उबलते जल में तापमापी को डाल करके फिर से उसका पाठ्यांक लिया जाएगा, तो हमें क्या ध्यान देना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जब पानी उबल रहा है तो इसका तापमान स्थिर रहता है, साथ ही जब बर्फ़ पिघल रही होती है तब भी उसका तापमान स्थिर रहता है। इन दोनों कंडीशन में इसका तापमान उबलने और बर्फ़ के पिघलने पर स्थिर रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, 2 हमारे पास तापमापी थे जिनका सबसे स्टार्टिंग में हम लोग ने डिस्कशन किया था, और उसके बारे में कैसे यूज़ करना है, क्या सावधानी रखनी है, कहाँ कहाँ उसकी किस स्केल पर मेजरमेंट होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अच्छा, अब यहाँ पे एक और तापमापी है, वो है वायु का ताप मापने वाला, ठीक है। आपने अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में चिकित्सक के या विद्यालय की प्रयोगशाला में और चिकित्सक के क्लिनिक में अस्पतालों की दीवारों पर इस तरीके का जो तापमापी है वो लटका हुआ देखा होगा, ठीक है। अभी ये जो पिक्चर में दिखाया गया है एक बार ऐसे देख लीजिए, ठीक है। तो ये लटका हुआ वहाँ दिखाई देता है, ये तापमापी कक्ष के ताप का लगभग मान
बताते हैं, ठीक है। इन्हें कक्ष तापमापी इसलिए कहा जाता है। प्रत्येक दिन के अधिकतम जैसे जो है टीवी या समाचार पत्रों में मौसम का जो पूर्वानुमान किया जाता है, वो इन इन जो तापमापी हैं इनके आधार पर हम ये देखते रहते हैं कि दिन भर में, क्योंकि मौसम तो चेंज होता रहता है सुबह से लेकर के रात तक के, उसमें मौसम में लगातार बदलाव होता रहता है। तो प्रत्येक दिन के अधिकतम और न्यूनतम वायु ताप की जानकारी इस तापमापी के आधार पर हम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है वायु ताप मापन की कई विधियाँ हैं। मौसम वायु ताप जो होता है इस पर निर्भर करता है, इसलिए पूरे विश्व में मौसम स्टेशनों पर इसे मॉनिटर किया जाता है। वायु ताप पर अंकित डाटा बहुत से अन्य कारकों के साथ मौसम के पूर्व अनुमान के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो मेनली देख सकते हैं कि वायु ताप जो होती है इसकी कई विधियाँ यूज़ की जाती हैं, क्योंकि मौसम में अलग अलग तरीके के बड़े छोटे हर तरीके के बदलाव बहुत जल्दी जल्दी भी और बहुत तेज़ी से भी होते रहते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर कुछ ऐसे तापमापी हैं, जैसे ये तो नॉर्मल था जो हर जगह नॉर्मली यूज़ होता है, और ऐसे कई और भी तरीके हैं जिनके आधार पर हम मौसमों में बड़े बदलाव की भी जानकारी ले सकते हैं। अभी हम लोग ने जब चैप्टर शुरू किया था तो जिन वैज्ञानिक के बारे में हमने अभी बताया था, ठीक है, उनके कोट के बारे में, उन्हीं वैज्ञानिक का यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिटेल दी गई है। अन्ना मणि इनका नाम है। अन्ना मणि एक भारतीय वैज्ञानिक थी जिन्हें भारत की मौसम विदुषी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो टर्म इनको दिया गया ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की मौसम विदुषी किन्हें कहा जाता है, अन्ना मणि को। इसके बाद है इन्होंने कई मौसम मापन उपकरणों का आविष्कार और निर्माण किया, जिसके कारण इन उपकरणों की प्रति भारत में अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता कम हो गई। कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इससे भारत जो है दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर जो रहता था वो थोड़ा कम हो गया। इन्होंने भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं पर भी खोजबीन की। इससे भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी विश्व के अग्रणी जो राष्ट्र थे उनमें सम्मिलित हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चैप्टर था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।